हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज मैं आपके लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी की बुक से 4th चैप्टर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 3 चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पर है। आप प्लीज मेरे चैनल पर जाइए और उनको देखिए। आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एग्जाम के लिए। ये जैसे कि DSSB, TGT, SST या KVS, NVS, STAT, इन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये है 4th चैप्टर, मानचित्र मतलब मैप। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के बारे में हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। ठीक है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। एटलस क्या होती है? अलग अलग तरह के मानचित्र उसमें होते हैं। देखिए, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, अब हम मानचित्र के बारे में, मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। नीचे की मैप किन किन तरह के होते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र मतलब कि पॉलिटिकल मैप राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक, जिसमें हम ये अपने गांव, शहर, इन सब की बाउंड्रीज को भी देखते हैं, उनको राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। थीमेटिक मानचित्र, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र जिसमें सिर्फ और सिर्फ सड़कें ही दिखाई जाती है। वर्षा मानचित्र वन, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है ना, किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बनते हैं ये। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। देखो, अब मानचित्र के 3 घटक होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मानचित्र का घटक नहीं है और दे देंगे दूरी, दिशा, प्रतीक एंड समय। तो समय नहीं होता है मानचित्र का घटक, समय इज रॉन्ग। ओके, ये तीनों घटक होते हैं। मतलब कि मानचित्र जब हम बनाते हैं तो इन तीनों की जरूरत होती है हमें। दूरी, सबसे पहले हम दूरी देखते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है
जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। और यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना मतलब स्केल स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर, ये किलोमीटर था और इधर ये सेंटीमीटर है, की दूरी से व्यक्त किया गया है। देखो 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर की दूरी से ही बता दिया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर वास्तविक जो दूरी है ना स्थल, उसके 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि स्केल कोई भी मानचित्र हो, चाहे वो थीमेटिक हो, चाहे वो फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है स्केल, पैमाना। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है और इसको क्या बोलते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब 5 सेंटीमीटर में हम 500 किलोमीटर को शो करेंगे तो वो छोटा पैमाना वाला मानचित्र होगा। और जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मीटर है। अगर हम 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर करते हैं तो वो बड़ा पैमाना हो जाता है, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए कि है आपके लिए, ये आप देख लेना, बिल्कुल इजी है। ये जैसे घर से डायरेक्शन, ये एरो भी यूज होते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए। और ऊपर उत्तर लिखा रहता है। ऊपर क्या लिखा रहता है? हर एक मैप में उत्तर लिखा रहता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ये डायरेक्शंस होती है हमारी। देयर आर 8 डायरेक्शंस, बट जो प्रधान होती है, जो मेन होती है, वो 4 डायरेक्शंस होती है। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ठीक है, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। इस जो अभी हमने देखा तो उसमें 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया था। वे प्रधान दिक् बिंदु कहलाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सूची, दिक्सूचक होता है कंपास, इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। उत्तर होती है और दक्षिण में होती है। इसकी 2 ही होती है। देखिए इधर होगा, ये रहा।
इसकी जो एक उत्तर में होती है और एक दक्षिण में होती है, ये होता है कंपास। कंपास में चुंबकीय सुई लगी रहती है। ठीक है, आगे प्रतीक। मानचित्र बनाने के 3 घटक थे, एक तो दूरी डिस्टेंस, एक दिशा डायरेक्शन और एक सिंबल्स मतलब प्रतीक। ठीक है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। मतलब ये सब चीजें बनाई नहीं जा सकती हैं, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको उस क्षेत्र की भाषा नहीं आती, तो आप कैसे पूछोगे वहाँ की डायरेक्शन। तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, मतलब कि सब देशों की मिली जुली एक ही तरह की भाषा होती है। जैसे सड़कों के लिए क्या सिंबल यूज होंगे, देखते हैं हम अभी। देखो, रेलवे लाइंस के लिए हमेशा ये ही यूज होते हैं ये चीजें, सड़कें कच्ची हो चाहे पक्की हो। देखो, पक्की सड़कों के लिए तो ऐसे और कच्ची के लिए ऐसे टूटी ऐसे पगडंडी से ऐसे बना देते हैं। किसी चीज की सीमा, अंतरराष्ट्रीय के लिए तो ऐसी सीमा, राज्य के लिए थोड़ी पतली और जिला के लिए और पतली। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इनके लिए देखो, नदी के लिए ऐसा सिंबल होता है हर जगह, विश्व में कहीं पर भी चले जाओ। कुएं के लिए ऐसे गोल, तालाब के लिए ऐसे, नहर ऐसे और पुल ऐसे, यही सिंबल होते हैं। मंदिर के लिए ये सिंबल होते हैं। गिरजाघर मतलब क्रिश्चियंस के लिए, मस्जिद के लिए ये और छतरी। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा रहता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ एंड पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखा रहता है। बस्ती, ये बस्ती हो गई और ये कब्रिस्तान में सब दबा के तो रखते हैं लोगों को। पेड़ और घास, पेड़ के लिए ये सिंबल होते हैं और घास के लिए ये आप देख लेना, यहाँ पे ये सब अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज किए हुए हैं। इनको क्या कहा जाता है, ये रूढ़ प्रतीक होते हैं, मतलब हमेशा हर जगह पर ये सेम होते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है इनमें। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों मतलब कि तालाबों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये जो चीज है यहाँ से यहाँ तक ये सब इम्पोर्टेंट है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त मतलब मेमोरी पर डिपेंड होता है ये, और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित। तो कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना लेता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है और इसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र मानचित्र। ठीक है, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं इसको। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, और किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका
कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये 3 घटक, मानचित्र के 3 घटक तो आपको पता चल गया, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रधान दिक बिंदु कौन कौन से होते हैं? उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ये होते हैं। ठीक है, यही सब होते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, वृक्ष एक स्पेशल हो गया ना वृक्ष, तो इसके लिए थीमेटिक मानचित्र होगा। नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जलाशयों के लिए होता है। दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक सूचक किसके लिए होता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए नहीं, ये होता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक होता है किस लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए नहीं। भाई मानचित्र के लिए, किसी भी मानचित्र के लिए पैमाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये छोटा ही चैप्टर था। ये ज्यादातर किस में आता है? ये आता है हमारी पेडागोजी के लिए। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया था उठा के CTET ने, ये वाला बिल्कुल यूं का यूं था, आया हुआ था, यूं का यूं ही चैप्टर बना हुआ था। बस यहाँ पे A लिखा था, यहाँ पे B लिखा था। तो ऐसे पूछा था बच्चे खेल के मैदान में जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे लिख दिया था। ओके गाइस, तो प्लीज शेयर करना मेरी वीडियो को, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं इसके 5th चैप्टर के साथ में और फिर होगा 6th। देन हमारी ये जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बाय बाय।